आज की इस बुक समरी का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में एक ही जैसा काम करने वाले दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति दुखी तो दूसरा सुखी क्यों? एक व्यक्ति अमीर और दूसरा गरीब क्यों? क्यों एक व्यक्ति के पास आलीशान बंगला है और दूसरे के पास सिर्फ एक झोपड़ी? एक व्यक्ति किसी काम में सफल क्यों है और दूसरा उसी काम में असफल क्यों? ये सारे सवाल इंसान को अंदर तक झकझोर कर रख देते हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल हैं तो आज की ये बुक समरी आपके लिए बेहद खास हो सकती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन क्या क्या कर सकता है? क्या आप जानते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कितनी ताकत है? शायद नहीं। तो हम आपको बता देते हैं कि आपका अवचेतन मन आपके लिए वो सब कुछ कर सकता है जो आपको केवल जादुई लगता है। इस किताब का असली मकसद ही सबकॉन्शियस माइंड की जादुई शक्तियों को आपको बताना है ताकि आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहले बात करते हैं पहले चैप्टर की, द ट्रेजर हाउस विद इन यू। इसके मुताबिक आपके अंदर एक खजाना मौजूद है। एक 75 साल की विधवा ने लेखक को खत लिखकर बताया कि वो दोबारा शादी करके घर बसाना चाहती है और खुश रहना चाहती है। तो उसने एग्जैक्टली वही किया जैसा ऑथर ने उसे करने को बोला था। वो औरत खुद को बार बार याद दिलाती रहती थी कि वो एक खुशहाल शादीशुदा औरत है और अपने पति से बहुत प्यार करती है। और आखिर में एक दिन वो एक बड़े फार्मासिस्ट से मिली और उनसे प्यार कर बैठी। परिणाम ये रहा कि आज वो दोनों शादीशुदा हैं और काफ़ी खुश हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर एक पूरी सोने की खान है जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। बस आप अगर इसे कंट्रोल करके अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख जाएं। क्योंकि आप जब किसी एग्ज़ाम से पहले खुद को ये यकीन दिलाते रहते हैं कि आप फेल हो जाएंगे या फिर फ़लाँ काम नहीं बनेगा और फ़लाँ चीज़ आपको नहीं मिलेगी, तो वास्तव में आप अपने दिमाग को ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे होते हैं। आप अपने दिमाग की सुपर पावर को गलत आइडिया दे रहे होते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। मगर ऐसा कभी मत कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एक लोहे की छड़ को चुंबकित कर देते हैं तो ये अपने वजन से लगभग 10 गुना वजन को उठा सकती है, और यदि इसकी मैग्नेटिक पावर को हटा दिया जाए तो वो 10 गुना वजन तो छोड़िए, एक छोटे से लोहे के टुकड़े को भी नहीं उठा पाएगी। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। चुंबकित लोग आत्मविश्वासी होते हैं और गैर चुंबकीय लोग स्वयं पर संदेह करते हैं। आप खुद सोचिए, जो अवचेतन मन आपकी श्वास, हृदय की धड़कन, शरीर में खून का संचार और पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, तो वो आपके मन की इच्छा को पूरा क्यों नहीं कर पाएगा? इसलिए कभी भी अपने दिमाग में नेगेटिव आइडिया किसी भी सिचुएशन में ना आने दीजिए, बल्कि पूरे जोश के साथ दोहराते रहें, विश्वास रखें और उम्मीद भी। और फिर आप देखेंगे कि आपका सबकॉन्शियस ही आपके सारे सवालों का जवाब बन जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे चैप्टर की, हाउ योर माइंड वर्क्स। आपका दिमाग कैसे काम करता है, इसको हम एक उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। एक बूढ़ी औरत जिसको यकीन हो चला था कि उसकी याददाश्त चली जाएगी, मगर उसने इस सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और अपने आप को ये भरोसा भी दिलाती रही कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, बल्कि इसके विपरीत उसने ये भी सोचना शुरू कर दिया कि उसकी याददाश्त तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। ये उसका मजबूत विश्वास ही था कि सच में उसके साथ ऐसा ही हुआ। अब एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। एक महिला जो बहुत अच्छी गायिका थी, उसे एक स्टेज प्रतियोगिता परफॉर्म करनी थी, लेकिन स्टेज फियर की वजह से वो स्टेज पर जाने और असफल होने से डरती थी। तो उसने सकारात्मक प्रतिज्ञान का सहारा लिया और कहा कि मैं सबसे अच्छी गायिका हूँ और स्टेज पर मैं सबसे अच्छा परफॉर्म करूँगी। ऐसा उसने खुद को बार बार कहा और नतीजा ये हुआ कि उस गायिका को प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त हुआ।
हमें यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि सबकॉन्शियस और कॉन्शियस दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक ही दिमाग के दो अलग अलग लेवल्स हैं। कॉन्शियस माइंड वो है जो सोच विचार करता है और सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर सोच पर विश्वास करके उसे अपना लेता है। जो कुछ भी आप सोचते और करते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर पूरी तरह से यकीन करता है। मतलब वो आपसे कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा, वो बस इसे एक्सेप्ट कर लेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हिप्नोसिस के पीछे एक वजह यही है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस पर यकीन करता है और फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड बिना किसी आर्ग्यूमेंट के इसे मानने लग जाता है। इसके बाद आप जो भी विचार रखते हैं ये सही हो या गलत, उसे ये बेहिचक अपनाने लगता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही संवेदनशील होता है। आप जैसा सुझाव उसको देते हैं वो वैसे ही काम करने लगता है। इस अवधारणा को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन एक बहुत बड़ा जहाज है और कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन उसका कप्तान है। वो उसे यानी कि सबकॉन्शियस माइंड को आदेश देता है कि कहाँ जाना है। तो याद रखिए कि आप अपनी कश्ती के खुद ही मालिक हैं और सारा कंट्रोल आपके अपने हाथों में है। तो फिर सोच समझ कर चुने, अच्छा चुने और अपनी खुशियाँ चुने। इसी के साथ थर्ड चैप्टर में आप जानेंगे द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस, आपके अवचेतन मन की जादुई शक्तियाँ। यहाँ पर हम एक रियल स्टोरी की मदद से इन्हें जानने की कोशिश करेंगे। एक स्कॉटिश सर्जन डॉक्टर एस दले ने 1843 से 1846 के बीच लगभग 400 ऑपरेशंस किए थे। तब तक एनेस्थीसिया की खोज नहीं हुई थी जिससे वो अपने मरीजों को बेहोश कर सके। तो सवाल ये है कि आखिर ये उन्होंने कैसे किया। इसका जवाब ये है कि अपने मरीजों को मेंटल एनेस्थीसिया देकर वो उन्हें पूरी तरह से यकीन दिला देते थे कि ऑपरेशन के दौरान उन्हें किसी भी तरह का दर्द नहीं होगा और उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। मज़े की बात तो ये है कि उनके ऑपरेशन सफल हुआ करते थे और उनका मोर्टेलिटी रेट यानी कि पेशेंट्स के मरने की दर भी बहुत ही कम थी, केवल 2 से 3%। ऑपरेशन करने से पहले वो अपने मरीजों को हिप्नोटिक करके उनके कानों में बोलते थे, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तुम बिल्कुल स्वस्थ हो। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका सब कुछ कंट्रोल करता है, चाहे ये खून का बहाव हो, आपकी पाचन क्रिया हो या फिर आपके विचार हों। एक बार अगर आप इसकी ताकत को समझ लें तो इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो वे आपके डिस्ट्रक्टिव इमोशंस होते हैं जिन्हें अपने दिमाग से निकालना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आपकी बॉडी में अल्सर्स, हार्ट प्रॉब्लम्स, एंजाइटी और मेंटल इलनेस जैसी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। हम सुबह से शाम तक काम करते हैं और फिर रात को आराम करते हैं, सो जाते हैं, लेकिन क्या आपका अवचेतन मन भी सो जाता है? नहीं, ये ना कभी सोता है और ना कभी आराम करता है। ये तो 24/7 काम पर रहता है। जिस तरह से एक कंप्यूटर को हैक किया जा सकता है उसी तरह से आप अपने अवचेतन को भी हैक कर सकते हैं और मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। आप रात को सोने से पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद अपने जादुई अवचेतन मन को अपना संदेश भेज सकते हैं, क्योंकि इस वक्त आपका अवचेतन मन 95% सक्रिय होता है, जबकि दिन के वक्त ये केवल 5% सक्रिय रहता है। इसलिए इस दौरान हमें अपने दिमाग को प्रोग्राम करना होता है। इसके लिए आप अपने मैसेज को फ़ोन में रिकॉर्ड कर लें। सोने से 5 मिनट पहले लंबी 10 डीप ब्रीदिंग करने के बाद रिकॉर्डेड मैसेज को रिपीट मोड में सुन सकते हैं। इसको सुनते वक्त हमें गहराई से इसकी कल्पना भी करनी है और इसे तब तक करते रहें जब तक आप सो ना जाएं। ऐसा आपको कई दिन लगातार करना है और परिणाम आपके सामने होंगे। आगे चैप्टर 4 और 5 में हम जानेंगे मेंटल हीलिंग्स इन एंशिएंट टाइम्स और मेंटल हीलिंग्स इन मॉडर्न टाइम्स। मेंटल हीलिंग के पुराने और नए तरीके। प्राचीन समय में लोग मानसिक उपचार करते थे और बहुत जल्द ठीक भी हो जाते थे। इसके लिए वो एक 3 स्टेप फार्मूला का इस्तेमाल करते थे। मांगो, विश्वास करो और प्राप्त करो।
अर्थात जो मांगना है वो मांगो, विश्वास करो कि मिल गया और निकट भविष्य में वो चीज़ आपके पास होगी। 1910 का एक मशहूर किस्सा है। एक आदमी को टंग पैरालिसिस हुआ था, यानी कि उसकी जीभ को लकवा मार गया था और उन दिनों इसका कोई इलाज भी नहीं था। वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसकी जीभ पर थर्मामीटर रख कर कहा कि ये एक नया इंस्ट्रूमेंट है जिससे उसकी जीभ ठीक हो जाएगी। और सचमुच कुछ ही मिनटों के बाद वो इंसान अपनी जीभ को हिला डुला पा रहा था। बहुत से एक्सपेरिमेंट में हिप्नोसिस किए गए लोगों को आसानी से ये यकीन करा दिया जाता है कि उन्हें कोई खास बीमारी है और फिर उन लोगों में सच में उस बीमारी के सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हैं, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस दिमाग कही हुई बातों पर यकीन कर लेता है और फिर उसी तरह से एक्ट करना शुरू कर देता है। ये ऑपोजिट भी काम करता है। जब किसी मरीज को ये यकीन दिलाया जाता है कि वो ठीक हो रहा है, तब ऐसा लगता है मानो वो कभी बीमार था ही नहीं। किसी भी बीमारी या दर्द का असर आपके शरीर पर तब तक नहीं होगा जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसा करने को ना बोले। हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को याद रखें। ना जाने आपके जीवन में इसकी बदौलत कब क्या चमत्कार हो जाए। आज हम सब अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से वाकिफ़ हैं, मगर हम में से बहुत से लोग इसका सही इस्तेमाल करना नहीं जानते। उन्हें ये पता नहीं होता कि इसकी ताकत से कैसे अपनी ज़िंदगी को बदला जा सकता है। ऐसा करने के लिए सबसे पहले तो ये जान लें कि आपको क्या चीज़ हील करनी है और फिर उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को गाइड करने में इस्तेमाल करें। दिमाग में कोई एक प्लान बनाएं, उसे काम करता हुआ देखें, फिर बुरे या नेगेटिव ख्याल ना आने दें, क्योंकि ऐसा करना बेवकूफ़ी होगी। और आखिरी बात ये कि प्रे करें और अपने दुआओं पर यकीन रखें। छठे अध्याय में है प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग्स, मानसिक उपचार की व्यवहारिक तकनीकें। जब गोल्डन गेट ब्रिज बना तो इंजीनियर्स के पास एक प्लान था। सबसे पहले उन्होंने मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स के जरिए इस पर पड़ने वाले स्ट्रेसेस और स्ट्रेन्स के बारे में पता लगाया। अगले स्टेप में इसे अपने दिमाग में विजुलाइज किया और तीसरे स्टेप में प्रून मेथड्स के हिसाब से इसे इम्प्लीमेंट किया। ये सारे स्टेप्स एक ऑर्डर में किए गए, ना कोई पहले ना कोई बाद में, नहीं तो ब्रिज पूरी तरह से नाकामयाब रहता। जिस तरह से हमारी दुआएं सुनी जाती हैं वे भी कुछ इसी तरह से हैं। जो हमें मिलता है ना पहले ना बाद में, बिल्कुल सही वक्त पर ही मिलता है। इसमें कुछ चीज़ें पहले होनी होती हैं तो कुछ बाद में। इसके लिए हम कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से सबसे पहली टेक्निक है पासिंग ओवर टेक्निक। सिंपल तरीके से अपने विचारों और इच्छाओं को अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखते जाइए ताकि आप किसी भी तरह की सिकनेस दूर कर पाएँ। जैसे कि कोई छोटी सी लड़की जिसका गला खराब है और बुरी तरह से खांस रही है, तो वो अगर खुद से मजबूत इरादे से कहे कि मेरी बीमारी जा रही है, ये दूर हो रही है, तो घंटे भर के बाद में ही वो सच में ठीक महसूस करने लगेगी। दूसरे नंबर पे आती है विजुअलाइजेशन टेक्निक। आपने एक कहावत तो ज़रूर सुनी होगी, एक छोटी सी तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, यानी कि एक तस्वीर 1000 शब्दों को बयां करने की क्षमता रखती है। इसको विजुअलाइज करना कहते हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट इस टेक्निक का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। आप विजुअलाइज करके अपने दिमाग में एक तस्वीर बना सकते हैं। जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं उसे हरदम अपने ख्यालों में रखें। अपने फ़ोन या लैपटॉप पर उसकी वॉलपेपर लगाकर भी ऐसा कर सकते हैं, या फिर एक ड्रीम बोर्ड भी बना सकते हैं। अपने सपने की फ़ोटो कार्डबोर्ड में लगा कर रखें और उसे रोज़ देखें। नेक्स्ट है मेंटल मूवी मेथड। इसका इस्तेमाल आमतौर पर प्रोडक्ट बेचने में किया जाता है। इसको करने के लिए पहले अपने मन में स्वयं को संतुष्ट करना होता है। अब सोचिए कि आपने अपने प्रोडक्ट के लिए जो कीमत तय की है, क्या वो खरीदार के लिए सबसे अच्छी कीमत है? ऐसा करने के बाद अपने दिमाग को शांत करें और कुछ देर आराम करें। सभी समस्याओं को जाने दें और अपने आप को नींद की अवस्था में ले आएं। अब आप संपत्ति की जांच की कल्पना करें और महसूस करें कि वो चेक आपके हाथ में है।
जो आप पाना चाहते थे। अपने आप में खुशी का एहसास महसूस करें और ऐसा महसूस करें कि आपके पास पैसा है। अब चेक के लिए आभार व्यक्त करें, क्योंकि जो मनुष्य अपने जीवन में जितना कृतज्ञ होता है वो अपने जीवन में उससे अधिक पाता है। अब आप धन्यवाद कहें और इस ब्रह्मांड पर छोड़ दें। ये सब सोने से पहले करें। पूरी रात जो कुछ आपने देखा वो आपके अवचेतन मन में रिवाइज होता रहेगा। आखिर में आती है स्लीपिंग टेक्निक, जिसमें जब आप सोने वाले होते हैं तो आपकी बॉडी का एफर्ट और स्ट्रेस कम होता है। उस वक्त आपका सबकॉन्शियस और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और आपके विचारों को और भी बेहतर ढंग से एब्जॉर्ब करता है, जिससे आपके दिमाग और शरीर को अपनी चाही गई चीज़ हासिल करने में मदद मिल सकती है। नेक्स्ट 7th चैप्टर है द टेंडेंसी ऑफ द सबकॉन्शियस इज लाइफ वार्ड। अवचेतन की प्रवृत्ति जीवन की ओर है। यू आर द सम टोटल ऑफ योर ओन थॉट्स, मतलब जैसा आप सोचेंगे वैसे ही आप बन जाएंगे। लेखक रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को उन सारी कहानियों से भर दिया करते थे जो उन्हें लिखनी होती थी, और कहते थे कि उनके सबकॉन्शियस माइंड की डीप पावर उन्हें एक बढ़िया कहानी पूरी तरह से तैयार करके दे देती है, जिसे बाद में वो लिख लेते थे। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी सबकॉन्शियस पावर कितनी ज़बरदस्त होती है। ज़्यादातर बच्चे हेल्दी और स्ट्रॉन्ग पैदा होते हैं, ये एक साधारण सी बात है, लेकिन बीमार पड़ना और कमज़ोर होना कोई नॉर्मल बात नहीं है। ये हमारी लाइफ स्ट्रीम के खिलाफ है। सेल्फ प्रिजर्वेशन हम इंसानों की सबसे स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट होती है। फ्रेडरिक एलियस एंड्रयूज एक ऐसा लड़का था जिसे स्पाइन के ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी थी। अपनी बीमारी के दौरान वो प्रार्थना किया करता था कि वो ठीक हो जाएगा। उसकी प्रेयर्स काम में आई और वो सच में एक तंदुरुस्त इंसान बन गया। सोने से पहले वो उसी स्लीपिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया करता था जिसके बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर 11 महीने के बाद आपका शरीर खुद को रिन्यू करता है। इसका फ़ायदा उठाइए, अपने नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव में बदलिए, क्योंकि ये स्ट्रीम ऑफ लाइफ है कि हम हेल्दी रहें, स्ट्रॉन्ग बने और नेगेटिविटी, डर, एंजाइटी और जलन की भावना से दूर रहें, क्योंकि ये आपको बहुत सी बीमारियों का शिकार बनाती हैं। तो इन सब से बचने के लिए हमेशा पॉजिटिव सोचें। 8वां चैप्टर है हाउ टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट। जो रिजल्ट आप चाहते हैं उन्हें कैसे पाया जाए। कल्पना कीजिए आप एक टैक्सी में बैठे हैं और आप टैक्सी ड्राइवर को आधा दर्जन अलग अलग डायरेक्शंस में जाने के लिए कह देंगे, तो वो आपको कहाँ लेकर जाएगा? शायद कहीं भी नहीं, क्योंकि आपने उसे भ्रमित कर दिया है। लेखक कहते हैं कि हमें अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करने की बजाय कल्पना शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं उसके अंत की कल्पना करें। जैसे ही आप कल्पना करना शुरू करते हैं आपके लिए सारे रास्ते खुलने लगते हैं। यदि आपको इसमें तनिक भी संदेह है तो आप ऐसा करके देख सकते हैं। बस ध्यान रहे आप जो कल्पना कर रहे हैं उसे रोजाना जारी रखें, क्योंकि अनुशासन आपसे लगातार कार्य करवाता है। बाइबल में कहा गया है कि यदि इस धरती पर पैदा हुए लोग अपने चेतन मन और अवचेतन मन दोनों का उपयोग करना सीख लें तो वो कुछ भी पा सकते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत होशियार है। इसके पास आपकी आत्मा, शरीर और मन की हर तकलीफ को दूर करने के अनेकों तरीके हैं। हमारे फेल होने की एक ज़रूरी वजह होती है मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस की कमी, क्योंकि कई बार जब लोग कोई प्रार्थना कर रहे होते हैं तो उन्हें उस पर उतना यकीन नहीं होता जितना होना चाहिए। उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं। यही वजह है कि उन्हें प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता। अध्याय 9 और 10 में हम जानेंगे हाउ टू यूज़ द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ और योर राइट टू बी रिच, जिसका मतलब है अपने सबकॉन्शियस की पावर को पैसे और अमीर होने के लिए कैसे इस्तेमाल करें।
यदि देखा जाए तो धन व्यक्ति के लिए एक अवचेतन दृढ़ विश्वास से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मैं अमीर हूँ कहने से आप अमीर नहीं बन जाएंगे। आप अपनी मानसिकता में धन और समृद्धि के विचार का निर्माण करके वेल्थ कॉन्शियसनेस यानी धन चेतना का विकास करते हैं। ये आपको नई व्यावसायिक योजनाएं और नए विचार देगा जो आपको धनवान बना सकते हैं। लोग अपनी प्रेयर्स में विफल क्यों होते हैं? इस पर लेखक का जवाब है कि जब लोग ये कहते हैं कि मैं अमीर हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कि वो अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है कि आपके चेतन मन और अवचेतन मन के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है और ये आप में विश्वास की कमी की वजह से होता है। इस युद्ध से बचने के लिए आप ये प्रेयर कर सकते हैं। मैं हर दिन अपना काम बहुत अच्छे से करता हूँ और मैं दिन ब दिन अमीर होते जा रहा हूँ। यदि आप हर रोज़ इस प्रेयर को दोहराते हैं तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप स्वयं से झूठ बोल रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाने की चाहत नहीं है तो फेल होने की राह में यही पहला कदम होगा। सबसे पहले तो ये विचार दिलो दिमाग से निकाल कर फेंक दें कि पैसा सब बुराई की जड़ है, क्योंकि जब आप इसे बुराई मानकर नफरत ही करेंगे तो अपनी ओर आकर्षित कैसे कर सकते हैं। इसलिए पैसे को अपना सबसे बड़ा दोस्त समझकर इसे प्यार करें और अपने अमीर होने पर यकीन रखें। आगे 11वें और 12वें अध्याय में आप जानेंगे योर सबकॉन्शियस माइंड एज ए पार्टनर इन सक्सेस एंड हाउ साइंटिस्ट यूज द सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सफलता का साथी है और किस तरह से साइंटिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं। सफल होने के लिए लेखक ने 3 स्टेप्स बताए हैं। पहला स्टेप, आपको वो करना चाहिए जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, जिसमें आपको खुशी मिलती है। जब तक आप किसी काम को शुद्ध मन से नहीं करते हैं तब तक आप सफल नहीं हो सकते। दूसरा स्टेप, आपको किसी एक फील्ड में महारत हासिल करनी चाहिए और वो ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जिसमें आप लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। जब तक आप किसी एक क्षेत्र में मास्टर नहीं बन जाते तब तक आप जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप, आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें सिर्फ अपनी सफलता ना देखें। स्वार्थी बनकर आप सफल नहीं हो सकते। आपको दूसरे लोगों को भी सफल बनाना होगा, तभी आप सफल होंगे। आपकी सफलता मानवता के लिए एक महान योगदान होनी चाहिए। इन स्टेप्स को अपनाते वक्त अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को कभी ना भूलें। बहुत से साइंटिस्ट इस बात को जानते और मानते हैं। एडिसन, मार्कोनी, आइंस्टाइन और बाकी बहुत से साइंटिस्ट ने अपने सबकॉन्शियस की आवाज़ सुनी और इसका पूरा फ़ायदा उठाया। उनका दिमाग उस पॉइंट तक पहुंच चुका था कि किसी भी डिज़ाइन के इन्वेंशन से पहले ही उनके दिमाग में उस डिज़ाइन का डिफेक्ट भी नज़र आ जाता था। इससे उनका पैसा और वक्त दोनों ही चीज़ें बर्बाद होने से बच जाती थी। बेहद कामयाब इलेक्ट्रिकल साइंटिस्ट टेस्ला को जब भी कोई आइडिया आता था तो वे अपने ख्यालों में ही उसका इन्वेंशन कर लेते थे। ये उनके सबकॉन्शियस के इस्तेमाल से ही संभव हो पाता था। इसके बाद के चैप्टर्स हैं चैप्टर 13 योर सबकॉन्शियस एंड द वंडर्स ऑफ स्लीप, चैप्टर 14 योर सबकॉन्शियस माइंड एंड मैरिटल प्रॉब्लम्स, चैप्टर 15 योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर हैप्पीनेस। आपने कभी ना कभी ये ज़रूर महसूस किया होगा कि जब आपको सुबह कहीं ज़रूरी काम से जाना होता है तो बिना अलार्म के ही आपकी नींद सही वक्त पर खुल जाती है, क्योंकि इसके लिए आपने अपने सबकॉन्शियस को रात में सोने से पहले ही प्रोग्राम कर लिया था। हम 24 घंटे में लगभग 8 घंटे की नींद लेते हैं, जो हमारे जीवन के 1/3 के बराबर है। सोते समय हमारा शरीर तो आराम करता है, लेकिन हमारा अवचेतन मन अपना काम करता रहता है। रात में हमारा अवचेतन मन किसी भी बीमारी को बहुत जल्दी ठीक कर सकता है, क्योंकि हमारा चेतन मन उस समय दखल नहीं देता। एक सर्वे के अनुसार इंसानी दिमाग में एक दिन में 60,000 तरह के विचार आते हैं, जो बहुत सारी भावनाओं को जन्म देते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हमारी दिन भर की आदतन सोच ही हमारा भविष्य बनाती हैं, इसलिए हमें सकारात्मक बातें ही सुननी और पढ़नी चाहिए।
अवचेतन मन की शक्तियों से हम अपने जीवन साथी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। अगर हम गलत इंसान से शादी कर लेते हैं तो ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी प्यार हो? क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन साथी आपकी सभी समस्याओं को समझे और उन्हें एक बार में ही हल कर दे? सबसे पहले तो आपको ये स्पष्ट होना चाहिए कि आपको कैसा जीवन साथी चाहिए, उनमें किस तरह के गुण होने चाहिए। किसी के साथ जीवन भर का सफ़र निभाने के लिए आपका रिश्ता स्पिरिचुअल भी होना चाहिए। जब आप किसी से मोहब्बत किए बगैर सिर्फ पैसे, पोजीशन या अपनी ईगो के लिए शादी करते हैं तो ऐसे रिश्ते लंबे समय तक नहीं टिक पाते। अगर आप खुद खुश नहीं हैं तो अपने पार्टनर को खुश कैसे रख पाएंगे? अपने पार्टनर से ये उम्मीद मत कीजिए कि वो आपको हर खुशी देगा। खुद को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी है, ना कि किसी और की। अपने सबकॉन्शियस को यकीन दिलाएं कि आप अधूरे नहीं हैं, अपने आप में पूरे हैं। तभी आप किसी से प्यार कर पाएंगे और शादी की जिम्मेदारी उठा पाएंगे। अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में गलतियों को दोहराना इस बात की ओर इशारा करता है कि आपके मन में नेगेटिव विचार भरे पड़े हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड भी इन्हीं नेगेटिव विचारों को अपना रहा है। अगर जीवन में कोई गलती हो गई है तो इसे स्वीकार करें और आगे बढ़ जाएं। अपने साथी पर यकीन करें ताकि आपका सबकॉन्शियस भी यही माने। हमेशा एक बात याद रखें कि शादीशुदा ज़िंदगी में परेशानियां आना बेहद आम बात है और इसके लिए एक्सपर्ट की सलाह लेने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, ये भी ध्यान रखें कि अपनी मैरिटल प्रॉब्लम्स अपने पार्टनर और एक्सपर्ट के अलावा किसी तीसरे के साथ कभी भी डिस्कस ना करें। आपकी खुशियाँ सिर्फ आपके हाथ में हैं। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि आपकी शादी टूटने की कगार पर है तो जानते हैं क्या होगा? एक दिन ये सच में टूट जाएगी, क्योंकि जब आप हमेशा ऐसा सोचते हैं तो आपके सबकॉन्शियस को भी यकीन होने लगता है। जब आप खुशियों की जगह नेगेटिव सोचेंगे तो खुशियां कहां से पाएंगे? अब सवाल है कि खुशियां कैसे चुनी जाएं? अवचेतन मन की मदद से हम अपने जीवन में बहुत खुश रह सकते हैं। जब आपका ध्यान आपके दिमाग में चल रहे विचारों पर होता है तो आपको महसूस होगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। जब आप अच्छी चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आप खुश रहेंगे और अगर आपका ध्यान उन बातों या चीज़ों की तरफ होगा जो आपको दुखी करती हैं तो आपको बुरा लगेगा। अगले अध्याय हैं चैप्टर 16, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हारमोनियस ह्यूमन रिलेशनशिप्स। आपका सबकॉन्शियस माइंड और इंसानी रिश्ते। चैप्टर 17, हाउ टू यूज़ योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर फॉरगिवनेस। अपने सबकॉन्शियस माइंड को माफ़ करने के लिए कैसे इस्तेमाल करें। चैप्टर 18, हाउ योर सबकॉन्शियस रिमूव्स मेंटल ब्लॉक्स। आपका सबकॉन्शियस मेंटल ब्लॉक्स को कैसे दूर करता है। चैप्टर 19, हाउ टू यूज़ योर सबकॉन्शियस माइंड टू रिमूव फियर। अपने सबकॉन्शियस माइंड को डर भगाने के लिए कैसे इस्तेमाल करें। अवचेतन मन की मदद से आप अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचें तो आप भी लोगों के बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि आपको सम्मान मिले तो पहले आपको दूसरों को सम्मान देना होगा। सिगमंड फ्रेड साइको एनालिसिस के ऑस्ट्रियन फाउंडर कहते हैं कि जब किसी के अंदर प्यार नहीं होता है तो उसकी आत्मा धीरे धीरे मर जाती है। यही बात गुडविल, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग के साथ भी है, क्योंकि जब आप दिल में नफरत पालते हैं तो अपनी आत्मा और दिमाग को किसी कैदी की तरह हमेशा के लिए बांध लेते हैं। जितना हो सके सबका भला सोचिए और कोशिश करें कि किसी को भी नुकसान ना पहुंचे। नफरत करने वाले इंसान का हाल वही है जो जहर पीता है और सोचता है कि उसे कुछ नहीं होगा। ये एक
पागलपन है। तो फिर आप क्यों दूसरों को धोखा देते हैं या उन्हें हर्ट करते हैं, जब आपको पता है कि ऐसा करने से आपके दिमाग में भी जहर भर जाएगा, आपका खुद का नुकसान होगा। लोगों को रिस्पेक्ट दो और उनके साथ अच्छे से पेश आओ। जैसा आप खुद के लिए चाहते हैं वैसा व्यवहार दूसरों के साथ भी करो। आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं ये सिर्फ आपके हाथ में है, औरों के नहीं। जब आपको कोई परेशान करने की कोशिश करता है तो ये आपके हाथ में है कि आप उसका कैसा रिएक्शन करते हैं। दूसरों की हरकतों से आप कैसा महसूस करते हैं ये भी आपके ही हाथ में है। अब आप चाहें तो उस बात से चिढ़कर पूरा दिन खराब कर लें या फिर उनकी बातों को इग्नोर करना सीख जाएं, उन्हें माफ़ करना सीख जाएं। दरअसल लोगों को माफ़ करना दिमाग के लिए नेगेटिव विचारों के खिलाफ एक एंटीडोट की तरह काम करता है। जब आप लोगों को माफ़ करते हैं तो आपकी आत्मा शांति और सुकून से भर जाती है और एक तरह से लोगों को माफ़ करके आप लाइफ को पे बैक भी करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा आपको मौके देती है। जब कभी गलती से आपकी उंगली कट जाती है या पैर पर चोट लग जाती है तो आपका सबकॉन्शियस भी आपकी उस चोट को हील करके आपको कुछ इसी तरह से माफ़ करता है। एक आदमी था जो दिन रात इतनी कड़ी मेहनत करता था कि एक दिन उसे हार्ट प्रॉब्लम हो गई। उस आदमी ने कभी मुश्किल से ही अपने बच्चों के साथ वक्त बिताया था। लेखक ने उससे बात की और उस आदमी को समझाया कि उसकी बीमारी की वजह ये है कि उसे अपने बच्चों को वक्त ना देने का दुख अंदर ही अंदर खाए जा रहा था और दिन रात कड़ी मेहनत करके वो एक तरह से खुद को सज़ा दे रहा था। उसे खुद को माफ़ करना सीखना होगा, तभी वो खुश रह पाएगा। इंसान आदत से लाचार होते हैं। बुरी आदत और अच्छी आदत के बीच सिर्फ एक चुनाव का फ़र्क होता है। आप क्या चुनते हैं ये आपकी मर्जी है, सब आपके हाथ में है। बुरी आदत को दूर करने के लिए उसे इग्नोर ना करें, स्वीकार करें कि वो आपकी बुरी आदत है और उसे दूर करना है। यदि आप अपनी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, व्हाई रूटीन रिवार्ड। यहाँ पर व्हाई का अर्थ है किसी भी आदत का ट्रिगर। इस ट्रिगर के साथ आप वो करते हैं जिसके आप अभ्यस्त हैं। जब आप ट्रिगर करते हैं तो रूटीन काम करता है। एक साधारण सा उदाहरण लेते हैं। एक आदमी जो सिगरेट पीता है, पहले उसे एक ट्रिगर मिलेगा कि अब उसे स्मोकिंग की ज़रूरत है। ट्रिगर किसी विशिष्ट स्थान पर मिलता है, फिर इनाम आता है। सिगरेट पीने के बाद आदमी को जो इनाम मिलता है वो है निकोटीन की खुराक, जो उस आदमी के लिए इनाम का काम करती है, जो उसे आराम महसूस कराती है और कुछ देर के लिए उसे अच्छा महसूस कराती है। हमें इस पूरी स्थिति से बचना होगा और दिमाग को डाइवर्ट करना होगा। अक्सर हम किसी न किसी बात से डरते रहते हैं। किसी को मौत का डर है, किसी को अपने साथी द्वारा छोड़े जाने का डर है। इसे एक आसान से उदाहरण के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। एक बार एक बच्चा स्विमिंग पूल के पास खेल रहा था। खेलते खेलते वो अचानक स्विमिंग पूल में गिर गया। इस घटना के बाद ये बच्चा पानी से बहुत डरने लगा। वो पानी को देखते ही दूर भागने लगता था। उसकी माँ अपने बच्चे को लेकर बहुत परेशान रहने लगी। एक दिन उसकी माँ ने बच्चे को लेखक से मिलवाया। लेखक ने कहा, बेटा अपने दिमाग को शांत करो और 1 मिनट के लिए गहरी सांस लो और कल्पना करो कि तुम तैर रहे हो। कल्पना करते समय बच्चा थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन 2-3 बार ऐसा करने के बाद बच्चा सहज महसूस करने लगा। तब बच्चे को एहसास हुआ कि पानी बहुत ठंडा था और उसका शरीर पानी में बहुत हल्का हो गया है। इस प्रकार बच्चे का भय दूर हो गया और केवल 2 महीने में ही उसने तैरना सीख लिया। इसी तरह आप भी किसी भी डर को अपने दिमाग से दूर कर सकते हैं। आखिरी और 20वां अध्याय है हाउ टू स्टे यंग इन स्पिरिट फॉर एवर। हमेशा जवां दिल कैसे बने रहें।
लेखक के एक पड़ोसी को रिटायरमेंट इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि वे 65 साल के हो गए थे। उस आदमी ने लेखक को कहा कि उसके लिए रिटायरमेंट किंडरगार्टन से फर्स्ट ग्रेड में जाने जैसा है। उसके लिए ज़िंदगी और विजडम की राह में एक और कदम रखने जैसा है। उसका सोचना कितना सही है। हमें उम्र को इसी तरह से लेना चाहिए। हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि उम्र का मतलब सालों का पड़ाव तय करना नहीं है, बल्कि अनुभवों और समझदारी के अलग अलग पड़ावों से गुजरना है। और यही मरते दम तक चलना चाहिए कि हम जिंदगी का भरपूर फ़ायदा उठाते रहें। 65 से 95 साल की उम्र के बहुत से साइंटिस्ट ने यही किया है। उन्होंने ज़िंदगी को भरपूर जिया, अनुभव लिए और बहुत कुछ सीखा। जिन्हें मरने और बूढ़ा होने से डर लगता है, उनके अक्सर ऑर्गन फेल हो जाते हैं। वे उम्र के नेचुरल प्रोसेस को समझना नहीं चाहते, इसलिए मरने से डरते हैं। जब डर उन पर हावी हो जाता है तो उनके सबकॉन्शियस में नेगेटिव विचार जमा होने लगते हैं, जो अपने साथ बहुत सी बीमारियां लाते हैं। आपको ये समझना होगा कि हमारा शरीर बूढ़ा होता है, आत्मा नहीं, और हमारी आत्मा ही हमारा अवचेतन मन है। आप हमेशा जवान बने रहने के लिए इस प्रेयर को दोहरा सकते हैं। मैं दिन ब दिन छोटा होता जा रहा हूँ और मेरे शरीर को बहुत ऊर्जा मिल रही है। इस प्रेयर को प्रतिदिन कई बार दोहराएं और अवचेतन मन का जादू आपको और भी जवान बना देगा। तो इसी के साथ ये समरी यहीं पर समाप्त होती है और मुझे पूरा विश्वास है कि इसे सुनने के बाद आप काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं और ये भी सोच रहे हैं कि कौन कौन से गोल्स पर काम किया जा सकता है। आपको ये समरी कैसी लगी रिव्यू सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और साथ ही ये भी बताइएगा कि आप किस पॉइंट पर काम करने जा रहे हैं। इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। नई बुक समरी कौन सी सुनना चाहते हैं, आप हमें ये भी सजेस्ट कर सकते हैं। एक नई बुक समरी के साथ बहुत जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।